हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका होम ट्यूशन चैनल पे। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी स्पेशल मैथ मॉक टेस्ट हम आपके लिए लेके आए हैं। तो उम्मीद है आपको ये पसंद आएगा और आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और अंत में आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपने इस 40 क्वेश्चन में 30 क्वेश्चन में से कितना आपने स्कोर किया है। दोस्तों ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले इतना ही करना चाहूँगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करके आ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है तो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। लेते हैं पहला सवाल। आपको स्क्रीन पर आपको सवाल नजर आ रहा है दोस्तों। ठीक है, पहला सवाल है ये 1599 गुणा में 199 भाग में 49 दे रखा है। 1599 गुणा 199 भाग में 49 है, माइनस 1398 है, प्लस में है 3877 दोस्तों, और इसका मान आपको बताना है। ठीक है, अब होगा क्या कि एक नॉर्मल बच्चा जिसने मैथ को थोड़ा सा ऊपर से पढ़ रखा है, थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया पढ़ने पर, तो वो क्या करेगा, इसको सोल्व करने लग जाएगा। वो करेगा 199 बटे 49 गुणा में 1599, 7 को काटेगा 49, 199 कटेगा नहीं, वो फंस जाएगा। दोस्तों ये सवाल दिया ही इसलिए जाएगा और ये पहला ही सवाल इसलिए है क्योंकि आप पहले ही सवाल में इस प्रकार से बैठे सोल्व करने के लिए, ताकि आपकी 5-10 मिनट आपकी खराब कर दी जाए। और रेलवे एनटीपीसी की हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो केवल देखने में बहुत आसान मिलेंगे, लेकिन जब आप उनको सोल्व करोगे तो आपको लगेगा कि टाइम ही टाइम जा रहा है दोस्तों। ठीक है, तो ऐसे सवालों को करने के लिए करना क्या है, आपको अप्रोक्स वैल्यू का प्रयोग करना है। अप्रोक्स वैल्यू का मतलब होता है नजदीकी मान। जैसे 1599 है तो क्या मैं इसको 1600 मान लेता हूं, कोई दिक्कत होगी क्या? कोई दिक्कत नहीं है। ये 199 है, इसको मैं 200 मान लेता हूं, कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। ये 49 है, इसको मैं 50 मान लेता हूं, आगे सेम है 1398 प्लस में 3877। ये 5 से काटेगा 4, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों? 6400। 6400 में आप जानते हैं ये आप जोड़ेंगे 3877 आप जोड़ेंगे। ठीक है, तो आएगा 7 7 12 और 10,277 आ जाएगा। इसमें 1398 आप घटाएंगे। ठीक है, तो आएगा 17 में 8 गई 9, 16 में 9 गई 7 और 11 में 3 गई 8, 9879 दोस्तों। ठीक है, सॉरी 88 आएगा, 8879 ये आपका निकल कर आता है। अब आप मुझे बताइए, दिए गए ऑप्शंस में 8879 किसके पास है? क्या 9000 के पास नहीं है? बिल्कुल है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस सवाल को सोल्व करने का, इस प्रकार के सवाल आपको और भी मिलेंगे। पैटर्न अलग भी हो सकता है, लेकिन यहां पे भाग है तो ब्रैकेट में भी हो सकता है ये। तो आपको ये अप्रोक्स वैल्यू के साथ आपको सोल्व करना है। दिल्ली पुलिस के पेपर में भी इस प्रकार के सवाल देखे गए थे जो अप्रोक्स वैल्यू के साथ आपको सोल्व करने थे, लेकिन आपने उनको डिटेल से ऐसे जो दे रखा है उसी को कैलकुलेट करने की कोशिश की और आपका टाइम जाया हुआ वहां पे। और ये सवाल दिया भी इसलिए जाता है ताकि बच्चे का समय खराब किया जा सके। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि 7:11 7:11 में कौन सा अंक जोड़ें कि इनका रेशो 3:4 हो जाए दोस्तों। तो सबसे बढ़िया तरीका है, आप x मान लीजिए कि आप इसमें भी x जोड़ेंगे, इसमें भी x जोड़ेंगे, तो यह आ जाएगा 4 7 28 प्लस में 4x बराबर 33 प्लस में 3x। x का मान आ जाएगा 5। ठीक है दोस्तों, तो x का मान कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। दूसरा तरीका है, आप यहां पे रख के देख लीजिए। जैसे ऑप्शन ए में दे रखा है 2, तो यहां भी 2 जोड़ो, यहां भी 2 जोड़ो, यह आएगा 9/13। क्या ये 3/4 के बराबर है? नहीं है। फिर दूसरा ऑप्शन चेक कीजिए, फिर तीसरा चेक कीजिए। ये तरीका है दोस्तों। इससे अच्छा है कि आप डायरेक्ट, ये छोटा सा ही तो सोल्यूशन है। ठीक है, एक मतलब 30 सेकंड भी नहीं लगेंगे इस सवाल में। बात आ रही समझ में? चलिए अगला सवाल है, 10,000, 10 इकाई और 10 दहाई किसके बराबर है? तो भाई सिंपल सवाल है, 10,000 दे रखा है, 10 इकाई का मतलब होता है 10, 10 इकाई 20 इकाई 30 इकाई का मतलब 30 ही होता है। तो 10 इकाई का मतलब 10 और 10 दहाई का मतलब 100। ठीक है, इनको जोड़ेंगे तो 110 है, तो 110 आ जाएगा। 10 110 इस सवाल का क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा। तो 10 110 किस में दे रखा है? ऑप्शन ए में दे रखा है। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन देखिए,
कह रहे कि यदि किसी संख्या का आधा और उसके 5वें भाग का योग उस संख्या के 1/3 भाग से 7 से 1/3 अधिक है तो संख्या क्या होगी। मान लीजिए संख्या, मान लेते हैं संख्या क्या है दोस्तों, x है। कह रहे कि इस संख्या का जो आधा है इसी संख्या के 5वें भाग के, इस संख्या के 1/3 से 7 से 1/3 यानी 22/3 क्या है, ज्यादा है। इसको इधर लेके आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, जाहिर सी बात है ये प्लस का बराबर है, बराबर की तरफ हो जाएगा। इसको इधर लेके आए तो बराबर माइनस का हो जाएगा, ये भाई प्लस का था माइनस का होगा तो यहां पे एलसीएम कितना आएगा, 30 आएगा। 15x प्लस 6x माइनस 10x, तो 15 और 6 21 माइनस 10 बराबर कितना होगा, 11x/30 बराबर आएगा 22/3। x का मान निकालेंगे दोस्तों, 11 दूनी 22 यानी 2/3 गुणा में ये 30 ऊपर चला जाएगा तो 10 आएगा। यहाँ पे x का मान कितना आ जाएगा, 20। ठीक है दोस्तों, तो 20 वो संख्या है जिसका आधा और उसके 5वें भाग का योग जो है उसके 1/3 से 7 से 1/3 ज्यादा है। ठीक है भाई, तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल मॉक टेस्ट लेवल के सवाल हैं। ठीक है, और आप हमारे साथ जुड़े रहे, अंत में हमें यह भी बताएं कि आपको कितने सवाल यहां पे नहीं आते थे। ठीक है भाई, या कितने सवालों को आपने तुरंत सोल्व कर सकते थे आप। ठीक है दोस्तों, कॉपी पेन लेकर बैठिए फिर बात कीजिए। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन देखा ये भी मेरे को आता है, ये भी मेरे को आता है। बहुत सारे लोगों को तो इजी, जब हम पहले पढ़ाते थे इजी इजी, वही लोग हैं जो दिल्ली पुलिस पेपर में मतलब डगमा रहे हैं, पढ़ते तो है नहीं। इसलिए टाइम है, पढ़ लीजिए। कह रहा है कि 13 संख्याओं का औसत है 68 है। 13 संख्याएं हैं, इनका औसत कितना है दोस्तों, 68 है। अच्छा जी, पहली 7 का जो औसत है ना वो कितना है दोस्तों, 63 है, और अंतिम 7 का औसत है वो 70 है। तो आपको ये 7वीं संख्या बतानी है, ये क्या है दोस्तों। आप मुझे बताइए औसत का मतलब क्या है। औसत का मतलब है सब में हमने बराबर बराबर बांट दिया, और सब में बराबर बराबर कितना बांट रखा है, 68 दोस्तों। लेकिन पहले 7 को आपने 63 दे रखा है, आखिरी 7 को आपने 70 दे रखा है। ठीक है, तो एक बात बताइए, टोटल जो सबका औसत है वो तो 68 है, यानी प्रत्येक बच्चे के हिस्से में 68 आना चाहिए, प्रत्येक संख्या के हिस्से में 68 आना चाहिए। यहां पे पहली 7 का औसत 63, यानी कितना कम दे रखा है, एक व्यक्ति या एक संख्या मान लीजिए 5 कम दे रखा है ना औसत से, तो 7 को बराबर 35, यानी यहां पे 35 की कमी है। अच्छा जी, यहां 70 दे रखा है, यानी एक संख्या में 2 ज्यादा है, तो 7 में कितना, 14 ज्यादा है। माइनस का 35 प्लस का 14 कितना आएगा दोस्तों, 21। किसका 21, माइनस का 21। तो आप इसमें से 21 घटा दीजिए, 47। ये 7वीं संख्या क्या होगी, 47 हो जाएगी दोस्तों। डायरेक्ट तरीका है ये, मैं सोचने आपको बस इतना मैं बताना चाह रहा हूं कि इस सवाल को आप केवल डायरेक्ट सोल्व कर सकते हो बिना पेन पेपर के। ठीक है, नहीं तो आप निकालोगे सभी 13 संख्याओं का योग, पहली 7 का योग, आखिरी 7 का योग, फिर इनको घटाओगे, बात तो वही आएगी। इसलिए आप ऑब्जर्व के आधार पे कीजिए। अगला सवाल देखिए, 27 से लेकर 93 तक इन दोनों पूर्णांकों को अनुक्रम में शामिल रखते हुए अनुक्रमिक पूर्णांकों पर विचार कीजिए। ठीक है, और इन संख्याओं का समानांतर माध्य ज्ञात कीजिए, यानी संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। 27 से लेकर 93 तक की संख्याओं का आपको समानांतर माध्य यानी औसत ज्ञात करना है। ठीक है, तो इस सवाल के करने के 2 तरीके आपको, एक तो पता होना चाहिए 27 और 93 के ठीक मध्य कौन सी संख्या आती है। नहीं पता है तो आप इसको सोल्व कर लीजिए। पहले क्या करेंगे, समानांतर माध्य निकालने का जो सूत्र होता है वो होता है संख्याओं का या पदों का योग बटे कुल संख्याएं, कुल संख्याएं दोस्तों। तो आपको पता है 27 से 93 के बीच में ये जो संख्याएं 27 से लेकर 93, इनका योग निकालना है। तो इनका योग कैसे निकलेगा दोस्तों, आप निकालिए 1 प्लस में 2 प्लस में 3 प्लस में 4 प्लस में इस प्रकार से 93 तक। ठीक है, और इसमें से घटा दीजिए 1 से लेकर आप 26 तक की संख्याओं का योग घटा दीजिए, तो आपका 27 से लेकर 93 तक की संख्याओं का योग आ जाएगा दोस्तों।
ठीक है, तो देखिए n प्राकृतिक संख्याओं का जो योग होता है वो होता है n इंटू n प्लस 1/2। तो ये कितना है दोस्तों 93। तो 93 गुणा में 94 बटे 2, इधर आएगा 26 गुणा में 27 बटे 2, ये आएगा 13, ये आएगा आपका 2 चौके 8 47। 93 गुणा में 47 आएगा 43 71 दोस्तों, इधर आएगा आपका 17 13 7 91, 13 पंजे 65 और 9, 13 दूनी 26 और 9 तो ये 35, ठीक है 351। घटाएंगे दोस्तों यहां पे आएगा 0 2 0 4020 आएगा, यानी 27 से लेकर 93 तक की संख्याओं का जो योग है वो 4020 है। और बटे में कुल संख्या कितनी होंगी, तो सबसे बड़ी में 93 में से आप घटा दीजिए यहां पे 27, ठीक है। टोटल संख्या यहां पे कितनी होंगी 60 होंगी ना, 27 से लेकर 93 तक कुल कितनी संख्याएं हैं 60 होंगी, ठीक है। तो 60 से 67 भाई 93 है ना, और सबसे छोटी संख्या क्या है 26 यहां पे घटेगा, क्योंकि 1 से लेकर 26 आप निकाल दोगे, टोटल 1 से लेकर 93 में से आप 26 वाली संख्या निकाल दी थी, तो ये संख्या आपके पास निकल के आ जाएंगी, तो आएगा 67, और 67 से जब आप भाग देंगे तो ये 6 बार कटेगा, तो ये आंसर आ जाएगा 60, ठीक है दोस्तों। तो यहां पे आंसर आ जाएगा 60, ठीक है। क्या आ जाएगा दोस्तों 60 इस सवाल का आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। कह रहा है कि यदि एक तैराक की चाल शांत जल में 18 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की विपरीत दिशा में 7 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो बताइए कि धारा के अनुकूल तैराक की चाल क्या होगी। तो सबसे पहले हम यहां पे निकालेंगे दोस्तों धारा की चाल क्या है। धारा की चाल बराबर होगी, यहां पे 18 किलोमीटर दे रखा है शांत जल में और विपरीत दे रखा है 7, तो कितना आएगा दोस्तों 11 किलोमीटर पर आवर। और धारा के अनुकूल, तो धारा के अनुकूल मतलब क्या है, जो तैराक की चाल है वो और धारा की चाल है वो दोनों जुड़ जाती हैं। जब आप नदी में धारा के अनुकूल चलते हैं, यानी जिस दिशा में धारा चल रही है उसी दिशा में चल रहे हैं, तो आपकी चाल यानी तैराक की चाल और धारा की चाल क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो यहां पे आएगा 18 प्लस में 11 बराबर कितना आएगा 29 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो धारा की दिशा में जो स्पीड हो जाएगी 29 किलोमीटर पर आवर स्पीड हो जाएगी। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि एक शिविर में 700 सैनिकों के लिए 81 दिन का भोजन है, ठीक है। यदि 700 सैनिक इस शिविर में रहते हैं तो इनका जो राशन है वो 81 दिन चलेगा। लेकिन हुआ क्या, 9 दिन के बाद 350 सैनिक और आ गए। कितने दिन के बाद भाई 9 दिन के बाद, यानी अगर ये 9 दिन के बाद और सैनिक नहीं आते तो यही राशन 700 सैनिकों के लिए 72 दिन तक और चलता, राइट। तो कह रहा है कि शेष भोजन कितने दिन चलेगा। तो हुआ क्या, जो 700 सैनिक रहते तो इनका भोजन चलता कितने दिन दोस्तों 72 दिन। अब सैनिक और आ गए, कितने 350, 700 पहले थे 350 अब हो गए, टोटल कितने हो गए 1050। और कह रहा है कि यहां पे कितने दिन भोजन चलेगा। कैलकुलेट कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 7 से कटेगा 10, 7 एकम 7, 7 पंजे 35, ठीक है। 5 3 15, 5 दूनी 10 और यहां पे 24 कटेगा, तो D2 का मान यहां पे आ जाएगा 48 दिन। यानी जो भोजन 700 सैनिकों के लिए 48 दिन चलता, अब वो भोजन 1050 सैनिकों के लिए 48 दिन ही चल पाएगा, क्योंकि 9 दिन के बाद 350 सैनिक यहां पे और आ गए थे, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद है सिंपल सवाल है और आपको समझ में भी आया होगा, और आया है समझ में, अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना बनता है दोस्तों। कुछ लोग तो इतनी नफरत करते हैं होम ट्यूशन चैनल से, केवल प्रीमियर देख के डिसलाइक करते हैं, ना तो वीडियो देखते हैं ना कंटेंट देखते हैं, ना ये देखते हैं कि समझ में आया है कि नहीं आया, केवल डिसलाइक। मत समझ में नहीं आ रहा, भगवान ने उनको अंगूठा उल्टा दे रखा है क्या, ठीक है। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि 1 रुपए की 12 की दर से टॉफी बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की क्या होती है दोस्तों, हानि होती है। 20% लाभ कमाने के लिए 1 रुपए की कितनी टॉफी बेचनी चाहिए। भाई 1 रुपए में 12 देता है तो 20% की हानि हो जाती है।
वो चाहता है कि 20% का लाभ हो। तो सीधा सवाल है भाई, 1 रुपए में बेचता है तो उसे होती है 20% का लॉस, चाहता है 20% का प्रॉफिट। ठीक है, 20% का प्रॉफिट हो जाता है दोस्तों। ठीक है, तो हम डायरेक्ट कर लेंगे कि 20% लॉस बराबर है 1 रुपए के। 20% लॉस का मतलब है कि कोई चीज 100 में खरीदी और 80 में बेची, तो 80 बराबर है 1 रुपए के। 1 का मान आएगा 1/80। और अब वो 20% का लाभ चाहता है। 20% लाभ का मतलब है 100 में खरीदा, 120 में बेचा, तो 1 गुणा में 120 आएगा। कैलकुलेट करेंगे दोस्तों, 3/2 आएगा। यानी 1 रुपए वाली चीज उसे 3/2 में बेचनी होगी। लेकिन सवाल में क्या दे रखा है? सवाल में यह दे रखा है कि 3/2 में नहीं बेचनी, हमें 1 रुपए में ही बेचनी है। ठीक है दोस्तों, तो यहां पे डायरेक्ट कर देंगे यहां पे कि भाई 3/2 रुपए में बेचता है 12 वस्तुएं, 1 में बेचना, 1 रुपए में 1 रुपए का मान निकालना है, तो बटे 3 ऊपर 2 आ जाएगा। 3 चौक 12 कितना आएगा? 8 मिठाई यहां पे बेचनी पड़ेगी दोस्तों। 3/2 रुपए में अगर वो 20% का लाभ चाहता है इस सौदे पर, तो 3/2 रुपए में यानी कि 1.5 रुपए में उसको बेचनी पड़ेंगी 12 वस्तुएं। अगर 12 वस्तुएं बेच रहा है, 12 टॉफी बेच रहा है 1.5 रुपए में, तो 1 में कितनी? 8 टॉफियां। ठीक है दोस्तों, सिंपल सवाल, बिल्कुल आराम से मैंने समझाया है। जिस बच्चे को नहीं भी आया होगा उसको भी आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 45 है और उनका अंतर 4 है, तो संख्याओं के वर्ग का योगफल क्या होगा? मान लेते हैं संख्याएं है x और y दोस्तों। कह रहा है कि संख्याओं का अंतर है वो कितना है? 4 है, और संख्याओं का मल्टीपल कितना है? 45 है। दोस्तों ये जो दे रखा है x माइनस वाई बराबर 4, क्या इसका स्क्वायर कर लेते हैं? बिल्कुल कर लीजिए सर। तो ये जाएगा a माइनस बी का स्क्वायर होता है, या x माइनस वाई का स्क्वायर क्या होगा? x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस 2xy। इधर क्या हो जाएगा दोस्तों? 16 हो जाएगा। आप सभी जानते हैं ये तो आपको दे ही रखा है कितना? 45। जब आप इसकी जगह 45 रखोगे तो कितना हो जाएगा? ये 90 हो जाएगा। माइनस का 90 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा? प्लस का 90 हो जाएगा। इधर क्या बचेगा? x की स्क्वायर प्लस y की स्क्वायर बराबर 106। और यही आपसे पूछा है कि दोनों संख्याओं के वर्गों का योग है वो कितना होगा। ठीक है भाई, तो उम्मीद है चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। ऐसे ही सवाल आपको मिलेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। कह रहा कि कोई धनराशि साधारण ब्याज से 5 वर्ष में 875 जबकि 7 वर्ष में 945 रुपए हो जाती है, तो मूल धनराशि क्या रही होगी? देखिए 5 वर्षों में हुई है दोस्तों ये 875 रुपए। अच्छा जी, और 7 वर्षों में हुई है 945 रुपए। इसका मतलब ये हुआ कि अगले 2 वर्षों में, 5 वर्ष से 7 वर्ष में ये 875 से 945 हो गई। यानी कितना बढ़ी है दोस्तों? 70 रुपए। यानी अगले 2 वर्षों में ये 70 रुपए बढ़ी है। आप सभी जानते हैं साधारण ब्याज है वो तो प्रति वर्ष कांस्टेंट रहता है। अगर पहली साल भी 30 रुपए ब्याज है तो दूसरी साल भी 30 रुपए रहेगा। पहली साल अगर 100 रुपए है तो दूसरी साल भी 100 रुपए रहेगा, तीसरी साल भी 100 रुपए रहेगा। यस और नो? तो अगर 2 साल में 70 रुपए बढ़ा है तो 1 साल में कितना बढ़ा होगा? 35 रुपए। यानी 1 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 35 रुपए है। कह रहा है कि 5 वर्षों में राशि 875 हो गई। तो आप मुझे बताइए 5 साल का साधारण ब्याज कितना बनेगा? 175 नहीं बनेगा का? तो अमाउंट यानी प्रिंसिपल यह आ जाएगा अमाउंट माइनस SI। अमाउंट है 875, SI है 175। कैलकुलेट करेंगे तो यहां पे आ जाएगा 700। तो प्रिंसिपल कितना जाएगा दोस्तों? 700 रुपए आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो उम्मीद है सवाल ये भी आपको समझ में आया होगा। अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि किसी चीज की कीमत जो है 60% बढ़ गई,
तदनुसार उसके उपभोक्ता को उसके उपयोग में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़े ताकि खर्च ना बढ़े। तो देखिए दोस्तों, कमी निकालनी है तो आपको वर्दी दी जाएगी, तो वर्दी दे रखी है ना, तो उस वर्दी को रखिए ऊपर बटे 100 प्लस में वर्दी करिए और गुणा में कर दीजिए 100 आ जाएगा। अगर आपको वर्दी निकालनी है, वर्दी, तो आपको क्या मिलेगी? कमी मिलेगी, क्योंकि चीज में कीमत में कमी हो गई तो खपत कितनी बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, तो कमी दी जाएगी तो 100 माइनस कमी, कम है तो घटा दो, ज्यादा है तो जोड़ दो और गुणा में 100 कर दो। यहां पे क्या करना है? कमी निकालनी है। 60% बढ़ा है तो 60 बटे 160 गुणा में 100, कैलकुलेट करेंगे 2 तिया 6, 2 अंटे 16, यह आएगा 75 बटे 2, और 75 बटे 2 का मतलब होता है 37.5, जिसे हम 37.5% भी कह सकते हैं। यानी कि इस परिवार को अगर अपने खर्च में कोई परिवर्तन ये नहीं करना चाहता तो चिन्ह का जो मूल्य है, वस्तु का जो मूल्य है 60% बढ़ा है, तो इसको अपनी खपत में 37.5% की क्या करनी पड़ेगी? कमी करनी पड़ेगी, तभी खर्च अपरिवर्तित रहेगा। तो ये डायरेक्ट सूत्र है, आप ट्रिक से भी कर सकते हो भाई। 60% का मतलब होता है 3/5, यानी जो वस्तु 5 रुपए की थी आज वो 8 की बिक्री है, तो हमें कीमत बढ़ी है तो खपत कम करनी पड़ेगी, 8 से 5 करनी पड़ेगी, 3/8 गुणा में 100 आ जाएगा, वही 37.5% आएगा। कह रहा है कि किस वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धन 2 वर्षों में 1000 रुपए से 1210 रुपए हो जाएगा। तो आप सभी जानते हैं अमाउंट का सूत्र होता है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर बटे 100 और इंटू टाइम। 1210 रुपए हो जाएगी 1000 रुपए धनराशि। रेट आपको निकालना है, टाइम है 2 साल का। ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 100 इधर आ जाएगा यहां पे, यहां से उठकर। ठीक है, तो ये 11 बटे 10 की पावर 2 लिख सकता हूं इसको। इधर क्या है? 1 प्लस आर बाई 100 है, इसकी पावर 2 है, पावर सेम है। ये 1 किधर आएगा? माइनस का हो जाएगा, 11 बटे 10 माइनस 1 बराबर आर बाई 100। ये 1/10 आएगा, 1/10 बराबर आर बाई 100। 0 से 0 कैंसिल, यानी आर का जो मान है वो 10% यहां पे आ जाएगा। इस सवाल को आप ऐसे भी कर सकते थे, राशि है वो 100 से 121 हुई है, ये 10 का स्क्वायर है, ये 11 का स्क्वायर है, यानी पहले साल भी 10 से 11 हुई, दूसरे साल भी 10 से 11 हुई, यानी राशि 10 से 11 हुई। 1 साल का जो ब्याज है 1 रुपए कितने पर? 10 पर, तो 100 पर कितना? 10% की यहां पे दर आ जाती। तो ये आप डायरेक्ट तरीका ले सकते थे, अगर किसी को नहीं समझ में आता तो ये बेसिक से आप जा सकते हैं। दोस्तों, हमारा मकसद हर सवाल हर बच्चे को समझ में आना चाहिए, जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है वो। ठीक है भाई, अगला सवाल देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। कह रहा है कि 30 कामगार किसी कार्य को 36 दिन में कर सकते हैं, तो 30 दिन बाद कुछ कामगार और लगाए गए तथा कार्य 2 दिन में पूरा कर लिया गया, तो कितने नए कामगार काम पर लगाए गए? दोस्तों देखिए, आप एक चीज समझिए, अगर ये 30 ही लोग काम करते रहते तो काम कितने दिन में खत्म होता? 36 दिन में। इन्होंने 30 दिन काम किया, तो आप मुझे बताइए काम हुआ कितना? काम हुआ 30/36, यानी कि 6 पंजे 30, 6 छंग 36, यानी 30 दिनों में इन व्यक्तियों ने, जो 30 व्यक्ति काम पर लगे हुए थे, इन्होंने 30 दिनों में 5/6 काम कर लिया। यानी अगर टोटल काम 6 था तो उसमें से 5 इन्होंने कर दिया, तो शेष कितना रहा होगा? शेष रहा होगा 1/6। अब यहां पे सूत्र लगा देंगे, M1 D1 बटे W1 बराबर M2 D2 W2। देखिए, पहले आदमी कितने हैं? 30। कितने दिन काम हुआ? 30 दिन काम हुआ। कितना काम हुआ भाई? 5/6। अब कह रहे हैं M2 कितने लगाने पड़ेंगे? दिन कितने, और काम कितना है? 1/6। यही तो काम करना बाकी रह गया। D2 देखिए, 30 दिन कह रहे कि इन्होंने काम किया, अगर यही लोग काम करते तो काम को करने में 6 दिन और लगते, लेकिन हुआ का और आदमी आ गए तो ये काम 2 दिन में खत्म हो गया। यानी 4 दिन का जो काम है, ये 4 दिन का काम इन्होंने किया होगा। यस और नो? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? भाई काम अगर इन्हीं 30 व्यक्तियों ने किया होता, कोई एक्स्ट्रा व्यक्ति हम नहीं लगाते, तो काम होता 36 दिनों में, यानी 6 दिन और लगते अभी। लेकिन हमने क्या कर दिया? कामगार बढ़ा दिया, तो इस शेष जो काम था
2 दिन में कंप्लीट हो गया, यानी जो 4 दिन का काम था वो 2 दिन में कंप्लीट हो रहा है, यस और नो। तो यहां पे कितना आएगा, 4 आएगा, तो 6 से 6 कट जाएगा। M2 का मान आप निकालेंगे 30 गुणा में 30 बटे में ये दोनों आ जाएंगे 5 गुणा में 4, तो 4 से काटेंगे, देखो 5 चौक 20 होता है, 0 से 0, और यहां पे 2 से कटेगा 15, तो 15 30 45, 45 आदमी आपको इस पर लगाने पड़ेंगे। 30 पहले थे तो कितने एक्स्ट्रा लगाने पड़ेंगे, 15 आदमी यहां पे आपको एक्स्ट्रा काम पर लगाने पड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सिंपल सवाल है, बस थोड़ा सा आप ये समझिए कि कैलकुलेटिव है, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना ही पड़ेगा। ठीक है भाई, चलिए अगला सवाल देखिए, बहुत ही आसान सवाल है, केवल और केवल आपका दिमाग यहां पे चाहिए, कॉमन सेंस। कह रहा है कि अशोक के सेविंग बैंक खाते में 10,000 रुपए है। अभी राशि कितनी है दोस्तों, 10,000 रुपए है भाई, और वो अंत में क्या कह रहा है कि उसका धन कितने, वो चाहता है कि उसके खाते में है ना 30,000 रुपए हो जाए। 10,000 रुपए है, अभी 30,000 इनको करना चाहता है, लेकिन वो कर क्या रहा है, प्रत्येक महीने की शुरुआत में 5,000 रुपए निकालता है और उसी महीने के अंत में 7500 रुपए डाल देता है। 5,000 निकाला, 7500 डाल दिया, तो ओवरऑल कितना ज्यादा बढ़ रहा है बैंक खाते में अपना पैसा, 2500 रुपए। भाई 5,000 निकाला, 7500 डाला, तो 2500 रुपए एक्स्ट्रा मिला रहा है ना, हर महीने 2500 रुपए एक्स्ट्रा मिला रहा है। अगर 10,000 की राशि को 30,000 करना है तो कितना मिलाना पड़ेगा, 20,000 मिलाना पड़ेगा। हर महीने मिला रहा है 2500 रुपए, तो कितने महीने का टाइम लगेगा, यहां पे 8 महीने में ये जो राशि 10,000 की है ये कितनी हो जाएगी, 30,000 रुपए की हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है सवाल समझ में आया होगा, बिल्कुल नॉर्मल सवाल है, कुछ भी इसमें नहीं है दोस्तों। अगला सवाल कह रहा है कि एक व्यक्ति से उसकी आयु पूछने पर उसने बताया कि मेरी 3 वर्ष बाद की आयु को 3 से गुणा किए और जो संख्या आपको प्राप्त हो उसमें से 3 वर्ष पहले की आयु का 3 गुना घटाने पर मेरी वर्तमान आयु प्राप्त होती है। तो वर्तमान आयु क्या है, देखिए दोस्तों, एक तो तरीका आप ऑप्शन से चेक कर सकते हो, नहीं तो मान लेते हैं जो आयु है वो कितनी है, x है। 3 साल बाद कितना हो जाएगा, x + 3 का हो जाएगा। कह रहा है कि इसका 3 गुना लीजिए। अच्छा जी, 3 साल बाद ये x + 3 का हो जाएगा, इसका 3 गुना लेना है। अब कह रहा है कि ये जो आयु है ना, इसमें 3 साल पहले की आयु का 3 गुना घटाइए तो मुझे मेरी वर्तमान आयु मिलती है। ये इस सवाल में दे रखा है। तो देखिए 3x + 9, यहां पे 3x + 9 बराबर x, तो 3x से 3x कट जाएगा, x का मान कितना आएगा, 18 वर्ष, और यही इसकी क्या है, वर्तमान आयु। देखो कितना सिंपल सवाल है, और बच्चे इसको भी लेंदी कर लेंगे। ठीक है, क्यों, ऑप्शन का सहारा लेंगे। पहला ऑप्शन देखा नहीं बना, दूसरा ऑप्शन लिया नहीं बना, तीसरा ऑप्शन लिया नहीं बना, अरे डायरेक्ट कर दीजिए ना x से, मात्र 30 सेकंड के अंदर अंदर सवाल आ जाएगा। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि एक थैले में 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के हैं और सिक्कों का जो अनुपात है 1:2:3 है। ठीक है, सिक्के कौन कौन से हैं, 25 पैसे के, 10 पैसे के और 5 पैसे के। इनका जो अनुपात है 1:2:3 है। ये क्या है, इनकी संख्या का अनुपात, और बैग में है 30 रुपए। तो अगर यहां पे पैसे पैसे दिख रहे हैं तो इन रुपए को भी पैसे में बदल लो। 30 रुपए का मतलब है 3000 पैसे। कितने पैसे हैं दोस्तों, 3000 पैसे। ठीक है, अब ये सवाल 2 प्रकार से बनता है। यहां पे सिक्कों की संख्या दी जाएगी तो यहां पे टोटल राशि दी जाएगी, जैसे इस सवाल में दिया है। अगर यहां पे सिक्कों की संख्या की बजाय यहां पे राशि का अनुपात मिलेगा तो यहां पे सिक्कों की संख्या मिलेगी। तो जो यहां पे दे रखा है ना दोस्तों, ये थैले में क्या भर रखा है उसके अकॉर्डिंग आपको चलना है। तो थैले में क्या है दोस्तों, सिक्कों की संख्या नहीं है, थैले में है रुपए। 30 रुपए ले रखे हैं, यानी 3000 पैसे ले रखे हैं। तो आपको करना क्या, इस संख्या से आपको राशि बनानी है। कैसे बनाए सर, आप मुझे बताइए। 25 पैसे का एक सिक्का है, मतलब 25 पैसे हैं ये, प्लस 10 पैसे के 2 सिक्के हैं, तो टोटल कितने पैसे हुए, 20।
5 पैसे के 3 सिक्के, इसका मतलब टोटल 15 पैसे हुए, जबकि टोटल है कितना 3000 पैसे। तो ये आएगा आपका 25 और 15 40 और 20 60, यानी 60 यूनिट बराबर है 3000 के, तो 1 यूनिट का मान आ जाएगा 50। तो 50 दिया 150, ये 100 और ये 50। किसकी संख्या पूछी है? 5 पैसे के कितने सिक्के होंगे? 150, 10 पैसे के 100 और 25 पैसे के 50, कुछ भी निकाल लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो ये छोटे छोटे सवाल हैं जो आते हैं एग्जाम में। ठीक है, चलिए कह रहा है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल एक आयत के क्षेत्रफल के बराबर है। आयत की लंबाई तथा चौड़ाई वर्ग की भुजा से क्रम से 5 सेंटीमीटर अधिक और 3 सेंटीमीटर कम है, तो आयत का परिमाप बताइए। मान लेते हैं वर्ग की भुजा बराबर कितनी दोस्तों? x। तो आप मुझे बताइए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो लंबाई कितनी है? x प्लस में 5 है, लंबाई तो 5 ज्यादा है और चौड़ाई है वो x से 3 कम है, यही तो दे रखा है। और दोनों का क्षेत्रफल बराबर, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? x स्क्वायर। ये आयत का क्षेत्रफल है, ये वर्ग का क्षेत्रफल, दोनों क्या है? बराबर है। कैलकुलेट करेंगे दोस्तों, x स्क्वायर प्लस में 5x माइनस 3x माइनस 15 बराबर x स्क्वायर। x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा, 5 में 3 गई 2x बराबर 15 आएगा, x का मान आ जाएगा 15/2, यानी x जो वर्ग की भुजा है 15/2 आ जाएगा। पूछा क्या है? आयत का परिमाप। आपसे पूछा क्या है दोस्तों? आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस में चौड़ाई, यानी आपके पास पहले लंबाई होनी चाहिए, चौड़ाई होनी चाहिए। तो सबसे पहले आप लंबाई निकालिए। लंबाई क्या है? 15/2 से 5 ज्यादा है, तो यह आएगा 25/2 सेंटीमीटर। चौड़ाई की बात करें तो वो इस वर्ग की भुजा से 3 कम है, तो 15/2 माइनस 3 यानी 9/2 सेंटीमीटर रख दीजिए। 25/2 प्लस में 9/2, तो ये 34/2, 17 गुणा में 2 बराबर कितना? 34 सेंटीमीटर। तो आयत का जो परिमाप है वो कितना आ जाएगा? 34 सेंटीमीटर आ जाएगा। कुछ नहीं करना, आयत की लंबाई निकालिए, चौड़ाई निकालिए। आयत की लंबाई चौड़ाई कब आएगी? जब आपके पास वर्ग की भुजा यानी x का मान होगा। ठीक है, और लंबाई है वो इस x से 5 ज्यादा है, चौड़ाई है वो 3 कम है, तो लंबाई भी आ गई, चौड़ाई भी आ गई। सूत्र में रख देंगे 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो रखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 34 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, तो उम्मीद है सवाल आपको समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी प्रकार की वीडियोज के लिए। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। कह रहा है कि यदि एक पुरुष 2 स्त्रियां और 3 बालक किसी कार्य को 55 दिन में कर सकते हैं, यानी एक पुरुष 2 महिला और 3 बच्चों का जो काम है वो बराबर है, तीनों ही इस काम को 55 दिन में कर सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि एक आदमी बराबर है 2 महिलाओं के, बराबर है ये 3 बच्चों के। एक आदमी के बराबर 2 महिलाएं काम कर सकती हैं, या हम ये कह सकते हैं एक आदमी की जगह 3 बच्चे भेजेंगे तो वो भी उतना ही काम करेंगे, और ये तीनों ही काम करते हैं 55 दिन में। पूछा है अगर इस काम पर एक आदमी तथा एक वुमेन और एक चाइल्ड जाए तो ये काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा? ठीक है, तो हम क्या करेंगे? कैपेसिटी बराबर करेंगे, या तो सबको बच्चे बना लो, या सबको आदमी बना लो, या सबको महिलाएं बना लो, आपकी मर्जी है। तो मैं यहां पे बनाऊंगा, देखो सूत्र यहां पे क्या लगेगा? सूत्र लगेगा m1 d1 बराबर m2 d2। 3 बच्चे हैं शुरुआत में, 3 बच्चों ने काम को निपटा दिया 55 दिन में। D2 का मान आपको निकालना है, M2 आपको यहां पे दे रखा है। एक आदमी दे रखा है, मैंने क्या बताया? एक आदमी की जगह आप 3 बच्चे भी, ये बच्चा तो जाएगा ही जाएगा, एक तो चाइल्ड है ये। एक आदमी की जगह 3 बच्चे आप भेज सकते हो, तो 3 ये हो गए। अच्छा जी, 2 महिलाओं के बराबर 3 बच्चे हैं, तो एक महिला के बराबर 3/2 बच्चे हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? तो 3/2 का मतलब होता है 1.5, 1 से 1/2 चाइल्ड, तो 3 4 5, तो 5.5 का मतलब होता है 5 दूनी 10 और 11/2 बच्चे हो जाएंगे, तो इसकी जगह 11/2 रखिए।
तो 11 पंजे 55 और ये 2 आ जाएगा मल्टीपल में, तो 2 तिया 6 पंजे 30, D2 का मान आ जाएगा 30 दिन में काम है खत्म हो जाएगा। यानी कि जो काम एक पुरुष या 2 महिलाएं या 3 बच्चे 55 दिन में कर रहे थे, वही काम एक पुरुष, एक महिला और एक बच्चा तीनों मिलकर 30 दिन में खत्म कर देंगे। ठीक है भाई, इतना सा ये सवाल है। आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या कह रहा है भाई, कह रहा है कि यदि लागत मूल्य पर लाभ 20% है तो बिक्री मूल्य पर लाभ का प्रतिशत क्या होगा। बहुत ही आसान सवाल है। यानी कि वस्तु का सेलिंग प्राइस मान लीजिए 20% का मतलब क्या होता है, 20% का मतलब 1/5, यानी एक सेलिंग प्राइस 5 है, कॉस्ट प्राइस अगर 5 है तो सेलिंग प्राइस कितना है, 6 है। 5 रुपए की वस्तु 6 में बेची, इसलिए हमें 20% का लाभ हुआ। लेकिन कह रहा है कि यही प्रॉफिट अगर हम सेलिंग प्राइस पर काउंट करें, 6 रुपए की कोई वस्तु है और उसको 6 रुपए में बेचने पर 1 का लाभ हुआ, यानी 1/6 गुणा में 100 करेंगे तो 16 सही 2/3% का यहां पे क्या आ जाता है, लाभ आ जाता है। ठीक है भाई, अगला सवाल देखिए, यदि 4x² माइनस 6x प्लस में m x माइनस y द्वारा विभाजित हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा एक m का सबसे बड़ा भाजक होगा। यानी कौन सी एक ऐसी संख्या जो m की सबसे बड़ी भाजक होगी, जो m को भाग दे रही होगी और वो भी सबसे बड़ी होनी चाहिए दिए गए ऑप्शंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो देखिए x² 4x² माइनस 6x प्लस में m, और इधर दे रखा है x माइनस 3 से डिवाइड बराबर 0, तो x का मान कितना आएगा, 3 आएगा। x की जगह आप 3 रखिए, तो 3 तिया 9 चौक 36 माइनस 6 तिया 18 प्लस में m बराबर 0, तो यहां पे आएगा 18 प्लस में m बराबर 0, तो m का मान कितना आएगा, -18। इसका मतलब यह है कि m जो है 18 से ही पूरी भाग जाएगी, 18 ही सबसे बड़ा भाजक। आप इस चीज को ये समझिए कि आपको दे रखा है 4x² माइनस 6x प्लस में m, और कह रहा है कि ये जो संख्या x माइनस 3 से पूरी भाग जाती है, भाग दे दीजिए, 4x से भाग दे दें तो 4x हो जाएगा 4x² माइनस 12x, ये माइनस का ये प्लस, अरे 9वीं 10वीं क्लास का सवाल है ये। ठीक है, प्लस का 12x माइनस का 6x हो जाएगा, 6x हो जाएगा प्लस में m उतरेगा। अब आप 6 से गुणा कर दीजिए तो 6x माइनस 18 आएगा, ये माइनस ये प्लस, तो ये 6x से 6x कट गया, आपके पास बचेगा क्या, 18 प्लस में m बराबर क्या होगा, 0, तो m का मान क्या आएगा, -18। यानी जो m है इसका जो सबसे बड़ा भाजक है ये 18 ही होगा। ठीक है भाई, तो आप किसी भी तरीके, ये डायरेक्ट तरीका था वो मैंने भाग देके बता दिया, जो भी तरीका आपको बेस्ट लगे वो रख दीजिए, सवाल का आंसर 18 ही होगा। ठीक है भाई, तो ऑप्शन सी इस सवाल का आंसर होगा। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि किसी संख्या के आधे का 5वां हिस्सा 20 है तो उस संख्या का 20% क्या होगा। मान लीजिए संख्या x है, तो उस संख्या के आधे का, इसका भी 5वां हिस्सा है वो 20 है, तो x कितना आ जाएगा दोस्तों, 200 आ जाएगा, और 200 का आपसे 20% पूछा है, यानी कि 20 पंजे 100, 40 आंसर आ जाएगा, या 20 दूनी 40। ठीक है दोस्तों, 40 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये है इस सवाल का आंसर। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है, सतत 5 संख्याओं का योग 250 है, सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्याओं का योग लेना है और बीच वाली संख्या के वर्ग के बीच का अंतर आपको बताना है। 5 क्रमिक संख्याएं हैं, एक मान लीजिए x है तो दूसरी क्या रहेगी x+1, तीसरी क्या रहेगी x+2, चौथी क्या रहेगी x+3 और पांचवी क्या रहेगी x+4। इनका योग कितना है, 250 है। तो योग कीजिए सबका, तो आएगा 5x प्लस में 10 बराबर 250। x का मान निकालेंगे तो 240/5 यानी 5 चौक 20, 48 आएगा। यानी सबसे छोटी संख्या 48 है, बीच की संख्या 50 है, आखिरी की संख्या 52 है। करना क्या है, बीच वाली संख्या का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर में से माइनस करना है 48 प्लस 52 को, तो ये 50 का स्क्वायर 2500 माइनस 100 बराबर कितना आएगा दोस्तों, 2400। तो 2400 इस सवाल का क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। और यही इस सवाल में आपसे पूछा है, ऑप्शन ए इस सवाल का आंसर होगा। बिल्कुल सिंपल सवाल है, नहीं समझ में आया है तो आप दोबारा देख सकते हैं वीडियो को,
कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको एक बार में ही समझ आता है, कुछ ऐसे होते हैं जिनको थोड़ा सा लेट समझ में आता है, 2-3 बार समझ में आता है। वीडियो को दोबारा देख लीजिए। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि एक ऑफिस के कुल स्टाफ का जो औसत वेतन है वो 3200 रुपये प्रति माह है। अधिकारियों का जो औसत वेतन है वो 6800 रुपये है और गैर अधिकारियों का जो औसत वेतन है वो 2000 रुपये। तो यदि अधिकारियों की संख्या 5 है तो गैर अधिकारियों की संख्या क्या होगी? तो अधिकारी, इनका जो औसत वेतन दे रखा है 6800 रुपये है। अच्छा, जो गैर हैं मतलब गैर अधिकारी हैं, इनका जो औसत वेतन है वो 2000 है और पूरे स्टाफ का जो वेतन है वो 3200 रुपये। तो एलिगेशन रख लीजिए यहां पे, ये आएगा 1200, ये आएगा 3600। ठीक है, तो ये काटेंगे तो 1:3 आएगा। यानी अगर ऑफिसर 1 है तो गैर ऑफिसर यानी अधिकारी अगर 1 है इस कंपनी में तो गैर अधिकारी कितने हैं? 3 हैं। तो यहाँ पे अधिकारी कितने एक्चुअल में 5, तो इसका 5 गुना तो इसका 5 गुना तो कितना आएगा? 15। तो गैर अधिकारी कितने हैं? यहाँ पे 15 है। टोटल स्टाफ 20 का है, ऑफिसर कितने हैं? 5 है। डायरेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एलिगेशन से सीधा सवाल आ जाएगा। अगला सवाल देखिए, कैलकुलेशन का सवाल है। 5863 माइनस √2704 गुणा में 0.5। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये 52 का स्क्वायर है तो -52 आएगा, गुणा में 0.5 आप कर रहे हैं तो ये आएगा 3 में 2 गई 1, 58 11 का मल्टीप्लाई 5/10 से करना है। तो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 अंटे 40, 4 5 25 4 29 और 1 पॉइंट के बाद यहाँ पे आ जाएगा, ये आ जाएगा इस सवाल का आंसर 2905.5। तो ऑप्शन डी इस सवाल का क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो यहां पे अब आपके सवाल आते हैं डीआई बेस पर। 5 नंबर का सेट आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन ऑनलाइन पेपर है ना दोस्तों, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या दोस्तों? ये डीआई का क्वेश्चन है ना, आपको 5 जगह मिलेगा, एक जगह नहीं मिलेगा, 5 बार आपको डीआई चेक करना पड़ेगा। इसीलिए आपका टाइम भी वेस्ट होगा, वहां पे कंज्यूम भी होगा। एक डीआई का क्वेश्चन एक बार मिल जाएगा, हो सकता है शुरू में मिल जाए, आप पूरी डीआई को देखेंगे फिर एक क्वेश्चन मिलेगा, फिर डीआई देखेंगे फिर एक क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, अगर एक साथ दे दी जाए तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। इसलिए क्या करना है आपको, आपका जो रफ पेपर आपको मिलेगा ना उसमें डीआई को नोट कर लेंगे, जो मोटे मोटे पॉइंट हैं, ताकि बार बार आपको डीआई को पूरा ना देखना पड़े। बात आ गई समझ में? चलिए, यहां पे सवाल दे रखा है भाई, एक इंटरव्यू में भाग लेने गए अभ्यर्थी और पास होने वालों का प्रतिशत यहां पे दे रखा है। तो सवाल यहां पे है पहला कि बैंक के में पास ना होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या बैंक आई में पास ना होने वाले उम्मीदवारों की संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? ठीक है, तो पहले बात करते हैं के में टोटल व्यक्ति कितने हैं? 980। 980 का 20% अगर पास हुए तो फेल कितना हुए? 80% निकालेंगे तो 8 8 64, 8 9 72 6 78, 784 फेल हुए। अच्छा जी, आई की बात करते हैं तो आई में है टोटल 2200 का 74%। तो 0 से अरे 100 लिखेंगे, 100 से कट जाएगा ना, तो 22 चौक 88, 154 और 8 162, 1628। तो आपको यह बताना है कि 784 है, ये 1628 का लगभग कितना प्रतिशत? तो क्या इसको मैं 800 मान लेता हूं, इसको मैं 1600 मान लेता हूं अप्रोक्स वैल्यू के साथ गुणा में 100, तो आएगा 50%, लगभग 50%। तो आप देखिए ऑप्शन में 50% के आसपास कौन सा है, थोड़ा कम होना चाहिए, क्योंकि हमने 784 था, हमने 800 माना, थोड़ा सा पीछे करेंगे परसेंटेज, तो 50% के नजदीक कौन सा है? 48% इस सवाल का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अप्रोक्स वैल्यू से आप इस सवाल को जल्दी कर सकते हो, नहीं तो आप कैलकुलेट करते रह जाओगे यहाँ पे। ठीक है, इसीलिए सवाल दिया जाता है कि आप कैलकुलेट करो, दिमाग है तो अप्रोक्स से कर लो, नहीं है तो फिर लगे रहो पागल की तरह, फिर कह दो सर पेपर बहुत कैलकुलेटिव था। अगला सवाल देखिए, बैंक एच के पास होने वाले उम्मीदवारों की संख्या और बैंक एल में पास होने वाले उम्मीदवारों की संख्या का अनुपात क्या है? एच और एल, तो एच की बात करें तो 15 में से 14 पास हो रहे हैं भाई, 15 गुणा में 14। अच्छा जी, और एल की बात करें तो 12 में 28 रख दीजिए, 14 एकम 14 दूनी 28 और 3 पंजे 15, 3 चौक 12, तो 5:8 इस सवाल का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा।
अगला सवाल भी देख लेते हैं। बैंक HJL में मिलकर इंटरव्यू में भाग लेने वाले उम्मीदवारों की औसत संख्या क्या है? तो H में भाग लेते हैं कितने दोस्तों? 1500। अच्छा दोस्तों, J में कितने भाग लेते हैं? 3000। अच्छा, L में कितने भाग लेते हैं? 1200। तो आएगा 5700 बटे 3। अरे औसत तीनों का योग बटे 3 तो 1900। औसत कितना आ जाएगा? 1900 आ जाएगा। ठीक है भाई, ऑप्शन सी सवाल का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। बैंक IJ में मिलकर पास होने वाले उम्मीदवारों की संख्या का और इन्हीं बैंकों में पास नहीं होने वाले उम्मीदवारों की संख्या का अंतर क्या होगा? तो देखिए दोस्तों, बैंक I में 2200 लोग हैं। 2200 में एक बात बताइए, 26% पास हो रहे हैं तो फेल कितने हो रहे हैं? 74%। और उन दोनों का अंतर आपको बताना है, पास और फेल का अंतर। तो पास और फेल का अंतर निकालेंगे तो 74 माइनस 26 ही कर लेते हैं। और इनका भी अंतर बताना है दोस्तों। माइनस J में कितने हैं? तो J में है भाई 3000 गुणा 17% यानी 87 माइनस 17 83। 17% पास हो रहे तो फेल कितने हो रहे हैं? 83%। देखिए परस बटे 100 करेंगे तो 0 कट जाएगा ये। तो 22 गुणा में 14 में 6 गई 8 और 5 में 2 गई 3 और ये माइनस आएगा। 13 में 7 गई 6 गुणा में 30 ये आएगा। ठीक है दोस्तों, देखो 8 में 2 गई 6, अंतर निकालना है ना। तो देखो यहां पे कैलकुलेट कर लेंगे आप। 40 माइनस 2 कर लीजिए, 22 चौक 88 माइनस 20, इसको कैलकुलेट कर लेंगे आप, आंसर निकाल लेंगे। ठीक है दोस्तों, ये मैंने हिंट दे दिया आपको, कुछ भी नहीं है, केवल आपकी कैलकुलेशन है। यहां पे एक और भी तरीका है, 2 अंटे 16 का, इसका जो इकाई अंक है, इसका जो लास्ट का इकाई अंक आएगा वो 6 आएगा। 2 अंटे 16 होगा ना, छठा आएगा। और यहां पे 0 गुणा में 6 0 आएगा। तो 6 में से आप 0 घटाएंगे तो इकाई अंक आपका 6 होना चाहिए। और इकाई अंक 6 किसमें? केवल ऑप्शन सी में, यानी सवाल का जो आंसर आएगा 3036 आ जाएगा। ठीक है, चलो मैंने करवा ही दिया। कैलकुलेट करने की भी आवश्यकता नहीं, आप इकाई अंक से निकाल सकते हो। भाई इसका इकाई अंक 2 अंटे 16 आएगा। अरे जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, गुणा करोगे इस प्रकार से, तो पहला अंक 6 आएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे, पहला अंक 0 आएगा, तो दोनों का अंतर लेंगे, 6 में 0 गया 6, यानी जो भी आंसर होगा उसका इकाई अंक 6 होना चाहिए। ऐसा केवल ऑप्शन सी में दे रखा है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि बैंक KLM में मिलकर पास होने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या कितनी है? ठीक है, पास होने वाले अभ्यर्थियों की कुल संख्या आपको निकालनी है। तो K में कितने पास हुए भाई? K में टोटल लोग हैं 980। 980 का 20% पास हो रहे हैं। तो 0 से 0 कैंसिल, 98 का गुणा 2 से, तो 2 अंटे 16, असल पाई कि 2 में 18 19 प्लस दूसरा दे रखा है L। तो L में कितने पास हुए भाई? 12 का 28, 12 गुणा में 28 प्लस M में 25 गुणा में 21। इकाई अंक से निकाल देंगे हम, देखो कैसे। 2 अंटे 16 प्लस में 2 अंटे 16 प्लस में 5 एकम 5, 6 6 5 12 और 5 17, यानी जो इकाई अंक रहेगा, जो भी संख्या यहां पे आएगी, मान लीजिए 4 अंकों की, तो उसका जो इकाई अंक है वो 7 होना चाहिए। और 7 किस में है दोस्तों? केवल ऑप्शन बी में है, यानी 1057 इस सवाल का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा आज का मॉक टेस्ट NTPC स्पेशल। कुल 30 क्वेश्चन हमने किए हैं, बहुत ही आराम से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको ये मॉक टेस्ट पसंद आया होगा। कमेंट करके बताइए कि आपको ये मॉक टेस्ट कैसा लगा और आपने कितना यहाँ पे स्कोर किया है। और इसी प्रकार आपके हमारे मॉक टेस्ट या वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ठीक है, मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।